नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केशवानी। छात्र राजनीति के दौरान हमने बहुत करीब से महसूस किया था कि कैंटीन में किस तरह से युवाओं को इकट्ठा कर उनके लिए स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं, ढेर सारी चर्चा होती है। कुछ वैसी ही ट्रेनिंग का नतीजा अब छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव के पहले धान की कीमत एक बार में सीधे 1000 रुपए बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। सरकार के जिम्मेदार मंत्री और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने जैसे ही मीडिया के सामने ये बातें कही, तब एक बार तो शायद यकीन नहीं हो रहा था। धान की कीमत बताते हुए मंत्री जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो कम चौंकाने वाले नहीं थे। दरअसल मंत्री रविंद्र चौबे जो बातें कह रहे थे वो समझाने के लिए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो एमएसपी तय की जाती है उसमें हर साल 30% की बढ़ोतरी होती है। इस तरह से धान की कीमत जो अभी 2660 रुपए मिल रही है वो बढ़ते बढ़ते 3600 रुपए हो जाएगी। मंत्री जी ने ये बातें एक हफ्ते बाद सोच समझ कर कही। मैं जब एक हफ्ते की बात कर रहा हूं तब यह समझना होगा कि एक हफ्ते पहले हुआ क्या था। दरअसल 30 अगस्त 2023 को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने बाकायदा व्हाइट बोर्ड लेकर कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, कुछ तथ्य प्रस्तुत किए और यह समझाने की कोशिश की कि धान की अभी जो कीमत मिल रही है वो पूरी की पूरी केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है। उनकी बातें तथ्यात्मक थी। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईएएस रहे हैं, भाजपा का युवा चेहरा है। जाहिर तौर पर भाजपा के ऐसे रवैये से आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव हैं, सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के विशेषकर ग्रामीण किसान मतदाताओं पर इसका फर्क पड़ता है। छत्तीसगढ़ की 70% आबादी किसी न किसी तरह कृषि आधारित है। ऐसे में मंत्री रविंद्र चौबे ने जो बातें कही, जिस भाव से कही, उसे भी हमें समझना होगा। पहले आप मंत्री जी की उन बातों को समझिए, उसके बाद मैं धान की कीमत के असल खेल पर आऊंगा। ये साल धान कतका में बिका थे तुम्हार 2640 और 2660। अब ये दरी से निर्णय हो है कि 20 कुंटल धान के खरीदी हो ही। आने वाला साल में 2800 रुपया। अब कानून राजीव गांधी के किसान न्याय योजना के ऐसे बने हैं कि अवैया साल 2800 रुपया, ओखर बिहान साल 3000, ओखर बिहान साल 3200 3300। और तुम्हारा आशीर्वाद रही ना तो अगला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 5 साल में 3600 रुपया छत्तीसगढ़ में धान की कीमत जाने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मंत्री जो सीनियर विधायक हैं, सरकार के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने जो बातें कही उसके राजनीतिक अर्थ तो साफ तौर पर निकाले जा रहे हैं। लेकिन एक बार लगा कि शायद भावनाओं में आकर किसी कार्यक्रम के दौरान लोगों के सामने मंत्री जी ने ऐसा कह दिया होगा, वो अनुमान लगा रहे थे। लेकिन जब मीडिया ने दोबारा उनसे बात की तब भी उनके तेवर बदले नहीं थे। मंत्री जी के मुखारबिंद से निकली हुई उन बातों पर एक बार फिर गौर करें। जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि होगा उतना ही हमारे किसानों को लगातार प्रति क्विंटल धान की कीमत में इजाफा होगा। तो हर साल 30% का इजाफा मिनिमम सपोर्ट प्राइस में होता है। तो मैंने तो कल अपने उद्बोधन में कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे और राज्य की कांग्रेस सरकार अच्छी तरह जानती है कि आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब धान की कीमत ही वो तुरुप का इक्का होगा जिससे बाजी एक तरफा पलटी जा सकती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब गंगा जल लेकर यकीन दिलाया गया कि हम 2500 रुपये क्विंटल धान की कीमत दे देंगे, हालांकि शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ते जैसे तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसका सीधा सरोकार आम जनता से था। वो मुद्दे कितने साकार हुए, जमीन पर उन मुद्दों के कैसे हालात हैं, उस पर मैं आज नहीं जाऊंगा। फिलहाल धान की कीमत को लेकर एक बार फिर रार छिड़ा हुआ है। इस चुनावी जंग में मोर्चा संभाले हुए भाजपा के युवा नेता और प्रदेश महासचिव ओपी चौधरी ने 30 अगस्त को जो कुछ भी कहा उसकी कुछ झलकियां आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सरकार धान की कीमत पर कैसे तय होने वाली है। ये 95 लाख में से 92 लाख मीट्रिक टन जो धान रिस होकर चावल ला केंद्र परसेंट में निकालबो तो लगभग है 97% धान के चावल थे। और 2022-23 के लिए देखो तो 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन धान में से 92 लाख मीट्रिक टन धान के चावल केंद्र ले ली, एक परसेंटेज 86%।
86%। केंद्र के मोदी सरकार के कारण ही पिछले वर्ष ई वर्ष जो है तिमें 86% धान के चावल मोदी जी के सरकार हले है। और अगर पिछले साल के हम बात करबो तो 97% धान के चावल मोदी जी के सरकार हले है। और छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हो पाते आज वह केवल केंद्र के मोदी जी के सरकार के कारण हो पाते। ये बात ला भूपेश बघेल जिला में चुनौती के साथ प्रस्तुत करत हूँ ये पूरा आंकड़ा में। और कहीं भी कोई गलती हुई तो हमारे ऊपर मानहानि का दावा कर सकते थे। वो कोयला के मुद्दा ला कोरबा में उठा रहे हैं तो FIR दर्ज कर ले इस गैर जमानती धारा में। अहू में अगर कोई गलती हुई तो फिर FIR दर्ज कर ले। वो चुनौती देना चाहता हूँ। पिछले साल जो 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो रही वो और ये साल टोटल 1 करोड़ 31 लाख मीट्रिक टन धान के चावल लेब मोदी जी के केंद्र सरकार तैयार है। तो छत्तीसगढ़ में जतका भी धान खरीदी हुई 1 करोड़ 31 लाख मीट्रिक टन तक। पिछले साल 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन के धान खरीदी हो रही ओकर पिछले साल 95 लाख मीट्रिक टन के धान खरीदी हो रही। मतलब 100% धान ही केंद्र के मोदी जी की सरकार लेब तैयार है। ये आंकड़ा मन के आधार पर स्पष्ट रूप से कहे जा सकते। जहाँ एक तरफ छत्तीसगढ़ में धान की कीमत को लेकर जुबानी जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होंगे भी या नहीं होंगे। क्योंकि इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और बाकायदा एक कमेटी भी बना ली गई है, तब विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाया गया कि हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए हो सकता है मोदी सरकार ने ऐसा तब किया जब ... वाली इंडिया की बैठक मुंबई में चल रही थी। लेकिन जो मोदी और उनकी सरकार को अच्छी तरह समझते हैं कि उनकी तैयारी सिर्फ एक दिन के लिए या हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए नहीं होती। इसे समझने के लिए हमें 1 फरवरी 2023 के मोदी सरकार के उस बजट को भी समझना होगा जिसमें 1900 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन को अलग से प्रावधानित किए गए थे, जिसमें वीवीपैट मशीन, EVM और सेंट्रल यूनिट के लिए ये पैसे जारी किए गए थे। और साथ ही इलेक्शन कमीशन से बाद में ये पूछा गया था कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाने के लिए कैसी तैयारियां की जानी हैं, उसको लेकर काफ़ी लंबा पत्राचार हुआ। तब से इलेक्शन कमीशन भी बेहद एक्टिव मोड में है। हमारे पास एक और जो जानकारी सामने आई कि छत्तीसगढ़ के चुनाव आयोग को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की ओर से भी इस बारे में पत्र लिखा गया है और संभावनाएं तलाशी गई है। अंदर खाने जो कुछ चल रहा था इसे लेकर विपक्ष की ओर से तीखे आरोप लगाए जाने लगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए ये सब कर रही है। लेकिन यह समझना होगा कि मोदी सरकार ने जो पहल की है उसका अंजाम पर जाना तय है। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया है उसकी भी तैयारी काफी पहले से चल रही थी। इसके सदस्यों से पहले सहमति ले ली गई और उसके बाद यह तय कर लिया गया कि एक देश एक चुनाव अब होकर रहेगा। समिति का काम ये नहीं है कि ऐसा गलत है या सही इस बारे में निष्कर्ष निकालना, बल्कि समिति ये तय करेगी कि इसमें अड़चने क्या क्या है, ये कैसे लागू किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पे विधानसभा के चुनाव को महज 2 महीने बचे हैं और उसके करीब 3-4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, तो ऐसे में क्या लोकसभा के चुनाव समय से पहले करवा लिए जाए या विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इस पर फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो तैयारियां चल रही है, जिस तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। कैसे होंगे, इसका स्वरूप क्या होगा, इसके लिए तैयारियां क्या होगी, इसके लिए हमें बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जिन राज्यों में चुनाव हैं, खासकर छत्तीसगढ़, वहां के राजनीतिक हालातों के बारे में यदि मैं बात करूं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 प्रत्याशियों की टिकट पहले ही घोषित कर दी है और उस टिकट घोषित करने के साथ अब जब दूसरी सूची को लेकर मामला कुछ अटक गया है, समय लिया जा रहा है। इस बीच हमारे पास जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके अनुसार जिस तरह से भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह छत्तीसगढ़ पर अपना पूरा ध्यान फोकस किए हुए हैं, वो 80 दिनों के भीतर 5वीं बार छत्तीसगढ़ आकर जो कुछ करने जा रहे हैं, दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहां उनके आने से पहले टिकटों पर मुहर लग चुकी है, किसे टिकट मिलनी है, उन कारणों को समझा जा रहा है। लेकिन टिकटों के ऐलान के पहले जो कुछ भी चल रहा है, जिस तरह से भाजपा के कुछ बड़े नेता अपनी खुद की टिकट अपने ही लोगों के द्वारा घोषित करवाने की जो स्कीम लगाकर बैठे हैं, उसे भी समझना होगा। कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं, ये अकल तरह का वीडियो है। यहाँ के विधायक हैं भाजपा के सौरभ सिंह, वो अपने संगठन की बैठक में पहुंचे थे और एक जो शख्स आपको देख रहे होंगे, इन्हें तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, जानी मानी हस्ती हैं, छत्तीसगढ़ के
बेहतरीन सिने कलाकार हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं। हाल में ही भाजपा में इन्होंने प्रवेश लिया है, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है वो चर्चा का विषय है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी ओर से सौरभ सिंह को ही टिकट मिलेगी इस बात का ऐलान कर दिया है। मैं उनकी बातों को सुनाऊंगा तो आपको हैरानी होगी। दरअसल ऐसा करने के लिए कोई एक प्रणेता है उनका, तो वो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने बीते 25 अगस्त को कोंडागांव से पूर्व आईएएस डॉक्टर नीलकंठ टेकाम को ही टिकट मिलेगी ऐसी घोषणा कर दी। इसे पार्टी लाइन से अलग जाकर की गई घोषणा माना जा रहा था, जिस पर अभी तक मुहर नहीं लगी है। हालांकि हमारे सूत्रों के अनुसार डॉक्टर नीलकंठ टेकाम को टिकट देने का पार्टी ने मन बना लिया है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जिम्मेदार नेता हैं, उन्होंने यह घोषणा अपनी ओर से की थी। लगता है सिने कलाकार पद्मश्री अनुज शर्मा ने डॉक्टर रमन सिंह से ही ये गुर सीखा है, तभी उन्होंने सौरभ सिंह के नाम की घोषणा कर दी। सौरभ सिंह पहले बसपा में थे, फिर बाद में कांग्रेस में थे और अब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक हैं, तेज तर्रार विधायक हैं, अपनी बातों को विधानसभा में अच्छे ढंग से रखते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके लिए अनुज शर्मा ने बैटिंग की है, जाहिर तौर पर उंगलियां तो उनकी तरफ भी उठेगी कि आखिर अनुज शर्मा को उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बुलवाकर अपने लिए ये क्या कुछ कहलवा दिया। अगर देखना है कि विधानसभा में पक्का गारंटी में कौन जीत के आए ये बात का जानना है तो जाकर सौरभ सिंह से सीखो। तुम सिर्फ विधायक नहीं चुनने वाला हो, कुछ और चुनने वाला हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला तो बन गया। तो मैं आया तो मोला इसना माला ऐसा हार बहुत पहुंचाएगी पहनाएगी। मैं के हूं मैं ये हार पर नहीं सौरभ सिंह के जीत पर आया। भाजपा के बारे में ये कहा जाता है कि ये कुछ अलग किस्म की पार्टी है। यहाँ चाल चरित्र और चेहरे को विशेष महत्व दिया जाता है, अनुशासन का पालन होता है। लेकिन जब अब टिकटों की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, तब अनुज शर्मा या डॉक्टर रमन सिंह आखिर किस तरह से अपनी ओर से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकते हैं, इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इस बारे में भाजपा के अनेक नेताओं से हमारी बात हुई, लेकिन कैमरे के सामने आकर कोई भी खुलकर नहीं कहना चाहता। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से जमीनी कार्यकर्ताओं की तीखी टिप्पणियां सामने आती है। यह समझने वाली बात यह है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बिल्कुल नहीं सुनी थी। 15 साल वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जिस तरह डिक्टेटरशिप कर रहे थे, जिस तरह संगठन पर वो हावी हो चुके थे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि पार्टी से भी ऊपर जाकर वो निर्णय लेने लगे थे। तो भारतीय जनता पार्टी को 15 साल में महज 15 सीटें ही नसीब हुई। मौजूदा हालात में जब भारतीय जनता पार्टी नए कलेवर के साथ नए चेहरों को सामने लाने के लिए काम कर रही है, अरुण साव जैसा एक नया प्रदेश अध्यक्ष देकर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खुद को नए तरीके से प्रस्तुत कर रही है, आरोपों की बौछार की जा रही है, नए नए आंकड़े और तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मौजूदा राज्य सरकार को बैकफुट पर ढकेलने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। काफी हद तक सफलता भी भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है। जिस वक्त लड़ाई में भाजपा को कुछ बढ़त मिलती नजर आ रही है और एक तरह से मुकाबला बराबरी का होता नजर आ रहा है, तब ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने टिकटों को लेकर जिस तरह का घमासान नजर आ रहा है, जिस तरह से खुलेआम कैमरे के सामने अनुशासन की सीमा को तोड़ा जा रहा है, जाहिर तौर पर आने समय में इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आमतौर पर होता है कि जब प्रत्याशियों की घोषणा हो जाती है, जो असंतुष्ट खेमा होता है, तब ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत कर बगावती तेवर अपनाए जाते हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भाजपा के ऊपर एक तरह से दूसरी सूची जल्द से जल्द जारी करने का दबाव है। कांग्रेस यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। पहले 6 सितंबर को कांग्रेस की पहली सूची जारी होने की लगभग घोषणा कर दी गई थी, फिर बाद में 8 तारीख तय की गई। लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी सामने आ रही है, वहां भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदली है। जो नई जानकारी आ रही है उसके अनुसार भाजपा ने वही पैटर्न अपनाया है जो पहली सूची जारी करने में अपनाया था, यानी 21 में से 16 नए चेहरे और उन 21 में से सिर्फ एक सामान्य वर्ग का
प्रत्याशी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से नए चेहरे और जाति का समीकरण का ख्याल रखा जाएगा। राजनीति की सुचिता के लिए हम लगातार राजनीति से जुड़ी अंदर खाने की खबरों को बताते हैं। हमारी कोशिश होती है कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा करने के लिए अच्छे लोग आगे आए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती। राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।